जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स। तो बच्चों, जेनेटिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसका जो बेसिक टर्म्स थे उसके बारे में मैंने कल एक लेक्चर मैंने लिया है और एक वीडियो भी अपलोड हुए हैं। आज हमारा बेसिक टर्म्स पर ही है टॉपिक, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप एंड तक बने रहिए। जीन्स एंड एलील्स, ये दो टर्म हैं, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जब आज आप ध्यान से सुन लीजिएगा, और इन दोनों टर्म्स का यूज़ थ्रू आउट पूरे जेनेटिक्स में होता है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जेनेटिक्स जो है हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स में स्टार्ट करूँगी, मेंडेलियन जेनेटिक्स। उससे पहले ये छोटे छोटे टर्म्स अगर आपको क्लियर रहेंगे तो थ्रू आउट आपको पूरे जेनेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको बच्चों स्क्रीन पे शो हो रहा है, जीन्स एंड एलील मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। कल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको डिस्कस किया था क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। और मैं विश्वास करती हूँ कि 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम नंबर 7 ही मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि कल भी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने क्रोमोसोम नंबर 7 का ही एग्जाम्पल लिया था। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स में होते हैं, जिसमें से कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। पेयर में क्यों होते हैं, तो एक क्रोमोसोम आपको मदर साइड से आता है और एक क्रोमोसोम आपका फादर साइड से होता है, इसलिए हर एक क्रोमोसोम का एक डुप्लीकेट कॉपी होता है। इस वजह से 46 क्रोमोसोम मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम जिन बच्चों ने कल देखा होगा और अगर नहीं भी देखा होगा तो ये मैंने क्रोमोसोम नंबर 7 का एग्जाम्पल लिया है, बट ये जो है ये बिफोर रेप्लिकेशन वाला है। बिफोर रेप्लिकेशन बहुत से बुक्स में या फिर ऑनलाइन रिसोर्स से अगर आप पढ़ते होंगे तो सिर्फ आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, बट डिफरेंसेस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है आपका बिफोर रेप्लिकेशन और ये वाला स्ट्रक्चर है आपका आफ्टर रेप्लिकेशन। बिफोर रेप्लिकेशन और आफ्टर रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंसेस है कि बिफोर रेप्लिकेशन में आपको यहाँ पर सिंगल क्रोमेटिड दिख रहा है, और आफ्टर रेप्लिकेशन में अपने ही जैसा एक रेप्लिका कॉपी मीन्स सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन कर देता है, कोई भी होता है किसी भी क्रोमोसोम में। और उस सिस्टर क्रोमेटिड होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड होना चाहिए वो दोनों क्रोमोसोम। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम नंबर 7 बिफोर एप्लीकेशन वाला, और ये भी क्रोमोसोम नंबर 7, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम चाहे वो क्रोमोसोम नंबर 1 हो या फिर क्रोमोसोम नंबर 22 हो, 1 से लेकर पूरा 22 तक ऑटोसोम्स पेयर में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बिफोर एप्लीकेशन वाला है। आफ्टर एप्लीकेशन आप देख रहे हैं ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और सिस्टर क्रोमेटिड्स होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, सेंट्रोमियर से आपको अटैच्ड होना चाहिए। सेंट्रोमियर क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी बच्चों कि इस वीडियो से पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है क्रोमोसोम नंबर 7 का, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है क्रोमोसोम नंबर 7 का ही। और एक क्रोमेटिड अगर ये वाला ये इसकी बात करें और एक क्रोमेटिड अगर इसकी बात करें तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा, क्योंकि इसका सेंट्रोमियर अलग है, इसका सेंट्रोमियर अलग है। और क्रोमोसोम ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों चूंकि क्रोमोसोम नंबर मैं 7 का ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो दोनों क्रोमोसोम आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स ओरिजिन, मीन्स दोनों का ओरिजिनेशन पॉइंट सेम है, इस वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। अब ये जो क्रोमोसोम है वो कैसे रैप्ड होता है, तो आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये है आपका एक नॉर्मल सेल, यहाँ आपको रेड कलर में ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये है आपका न्यूक्लियोलस, और यहीं पर आपको क्या क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। अगर इसको एक वो जूम करके देखा जाए तो इस क्रोमोसोम में ही डीएनए रैप्ड होते हैं। ये क्या है, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से रैप्ड है। अगर इसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को 2 स्ट्रेट लाइन से मैं शो करूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो हेलिकल स्ट्रक्चर शो करे या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो करे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो फंक्शनल सेगमेंट जो आरएनए बनाता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, और हर एक प्रोटीन अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी प्रोटीन का ग्रोथ में फंक्शन होता है, किसी प्रोटीन का दूसरी चीज़ में फंक्शन होता है, तो हर एक प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन होता है। तो वो तो एक अलग टॉपिक है कि सेल को जैसा सिग्नल आता है उस हिसाब से प्रोटीन बनाता है। बट डीएनए का वो पोर्शन, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो पर्टिकुलर आरएनए बनाता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो वो जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए रैप्ड होता है। और इस डीएनए को अगर आप दो स्ट्रेट लाइन में शो करूँ तो ये है। अब ये वाला पोर्शन जो रेड से मैंने आपको मार्क किया है, तो इसके पास कुछ कोड होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो सपोज कीजिए कि AGCT कुछ ये कोड कर रहा है। अब इसी पोर्शन का आरएनए बनना है और आरएनए से फिर ये प्रोटीन बनता है। हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि ये प्रोटीन जो है वो प्लांट के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल एग्जांपल, क्योंकि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट करने वाली हूँ तो अभी मैं प्लांट का ही लेके चलूँगी। ह्यूमन के लिए बात कर लीजिए, सपोज कीजिए ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अब ये है, आपको दिख रहा है क्रोमोसोम नंबर 7, ये भी है क्रोमोसोम नंबर 7। तो यहीं पर ये वाला जो डीएनए है यहाँ पर ये कोड कर रहा है। ठीक है, जीन, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहेंगे? जीन। तो ये एक जीन है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है, जो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हाइट ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स टॉल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, या फिर अगर सीड की बात करें तो राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी आप इतना समझिए। तो जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इनकोड फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट और कैरेक्टर्स। ये एक स्पेसिफिक ट्रेट, और ट्रेट को ही क्या बोला जाता है? कैरेक्टर्स। तो अब हाइट जो है, प्लांट की हाइट या फिर सीड का शेप, ये क्या है? ये एक कैरेक्टर है। आप गोरे हैं, आप काले हैं, ये क्या है? ये एक कैरेक्टर है। तो ये एक ट्रेट है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। तो जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इनकोड फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट और कैरेक्टर्स। ये लाइन क्लियर है? और कैरी द इंफॉर्मेशन, आप देख रहे हैं यहाँ पर AGCT, तो कैरी द इंफॉर्मेशंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या कैरी करता है? इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। इस जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है, और वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने AGCT शो किया है एग्जाम्पल के लिए। तो कैरी द इंफॉर्मेशंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, की इस डीएनए का ये पोर्शन, इससे आरएनए बनना है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनना है। तो प्रोटीन्स, मेकिंग प्रोटीन्स एंड रेगुलेटरी, या फिर कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स का बनना है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन को रखता है। और वो जो किस फॉर्म में रखता है? तो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रखता है। तो वो वाला फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाएगा? आपका जीन कहलाता है। ठीक है, जीन ऑक्युपाइज अ फिक्स पोजीशन और लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। अब ये जो जीन है ना, तो ये लोकस मीन्स क्या होता है बच्चों? लोकस मीन्स लोकेशन होता है। तो जीन एक स्पेसिफिक लोकस पे पाया जाता है। अब ये एक लोकस है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर दूसरा जीन हो। ठीक है, तो ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि ये टॉल, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देती हूँ, अगर ये टॉल प्लांट को प्रिफर कर रहा है तो हो सकता है कि ये राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, अभी आप इतना समझिए। तो जीन ऑक्युपाइज अ फिक्स पोजीशन और लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। ये एक डिफरेंट लोकस है, ये एक डिफरेंट लोकस है, और ये दोनों जीन है। एक जीन क्या इनकोड इंफॉर्मेशन को अपने पास कैरी किया हुआ है? टॉल कैरेक्टरिस्टिक, टॉल ट्रेट को, मीन्स ट्रेट ये बोल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक बोल लीजिए, कि वो प्लांट के हाइट को शो करेगा। ठीक है, दूसरा जीन क्या इंफॉर्मेशन रखा है कि राउंड सीड के लिए, सीड का शेप कैसा होना चाहिए? राउंड होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ, आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जीन ऑक्युपाइज अ फिक्स पोजीशन और लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है,
जीन डिटरमिन्स द जीनोटाइप एंड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। वन जीन पर लोकस मीन्स ये एक लोकस है तो यहाँ पर एक जीन होगा, ये एक लोकस है तो ये दूसरा जीन होगा, दोनों का लोकस अलग अलग है। अब यहीं पर आपको पैरेलल में दूसरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम नंबर 7 का ही दिख रहा है, क्योंकि बिफोर रेप्लिकेशन वाला ये पार्ट है तो मैंने सिंगल क्रोमेटिड शो किया है। अब एलील और जीन में क्या डिफरेंसेस है, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो जीन है ये मैंने एरो से शो किया है, यहाँ पर AGCT न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब इस AGCT में हो सकता है किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए, तो जब म्यूटेशन होता है तो इस जीन का क्या होता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार हो जाता है, और अब जो ये RNA बनाएगा या प्रोटीन बनाएगा तो हो सकता है, पॉसिबल है कि ये स्मॉल t को गवर्न करे, और ये जो स्मॉल t है वो टॉल एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ड्वार्फ मीन्स छोटा प्लांट। बट टॉल और ड्वार्फ ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करता है, हाइट ऑफ द प्लांट को ही तो शो करता है कि कैपिटल T है तो वो लंबा प्लांट होगा, और अगर स्मॉल t है तो छोटा प्लांट होगा। ऑल्दो एक एलील नहीं डिफाइन कर सकता कि कम से कम अगर आप ह्यूमन की बात बोल लीजिए या फिर किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात अगर करते हैं तो वहाँ पर 2 एलील का होना ज़रूरी होता है। 2 एलील क्यों, क्योंकि एक एलील फादर साइड से आएगा मीन्स मेल साइड से, और एक एलील आपके मदर साइड से। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हैं तो टॉल कैपिटल T स्मॉल t को भी टॉल ही बोला जाता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल T स्मॉल t पे डोमिनेंट है। तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर हाइपोथेसिस ऑफ डोमिनेंस हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। या फिर स्मॉल t और स्मॉल t आप देखते हैं वो डॉर्फ कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो आप जब भी देखते हैं एक जीन तो वो कैसा होता है, बाई एलिलिक होता है। क्या ये मैंडेटरी कंडीशन है? मैंडेटरी नहीं है, ये मोस्टली देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो एलील है ये क्या है, एन एलील इज अ पर्टिकुलर वर्जन और वेरिएंट ऑफ अ जीन। इसी जीन का ये क्या है, वेरिएंट है। ठीक है, तो AGCT जो है वो क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म। एन एलील इज अ पर्टिकुलर वर्जन और वेरिएंट ऑफ अ जीन। तो यहाँ पर AGCT का दूसरा वेरिएंट क्या हो गया, AGGT। यहाँ पर जो C है हो सकता है यहाँ पर किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए। वो म्यूटेशन कुछ भी हो सकता है, साइलेंट म्यूटेशन भी हो सकता है, नॉनसेंस म्यूटेशन भी हो सकता है। वो म्यूटेशन का एक अलग पार्ट होगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अभी आप इतना समझिए कि ये यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड था आपका AGCT, और यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियोटाइड अब क्या हो गया है, AGGT। तो यहाँ पर C जो है रिप्लेस हो गया किससे, G से। तो ये सेम तो नहीं है, तो ये जो अल्टरनेटिव पार्ट है या फिर अल्टरनेटिव वर्जन है या फिर वेरिएंट आप बोल लीजिए, तो यही क्या बनाता है, एलील बनाता है। तो एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है। ठीक है, तो अब जब ये टॉल कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा था, एग्जांपल मैं प्लांट हाइट का लेके चल रही हूँ क्योंकि आगे हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स से स्टार्ट करना है। तो ये स्मॉल t क्या करता है, आपको ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। ड्वार्फ मीन्स छोटा प्लांट। इट प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। ये भी एक स्पेसिफिक लोकस पर ही पाया जाता है। सपोज अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम नंबर 7 क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसी वजह से बच्चों पहले मैंने कल ही डिस्कस किया था होमोलोगस क्यों बोलते हैं, नॉन होमोलोगस क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है। तो इस क्रोमोसोम नंबर 7 पे ये टॉल कैरेक्टरिस्टिक को अगर ये जीन शो कर रहा है तो इसी लोकेशन पे लोकस सेम होना चाहिए। इसी लोकेशन पे अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल t जो है वो वेरिएंट क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। लोकस सेम होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये दूसरा लोकस है और यहाँ पर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दूसरा जीन है, मीन्स राउंड सीड है। तो अब आप बोल सकते हैं कि क्या मैम हम इसे एलील बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं वो अभी मैं आगे समझाती हूँ। अभी आप इतना समझिए कि ये एक जीन है जो कि टॉल कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, ये दूसरा है जो दूसरे लोकस पे वो राउंड सीड को शो कर रहा है। तो अगर इसका अल्टरनेटिव फॉर्म हम बनाना चाहें तो क्या यहाँ पर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये आप स्मॉल r लिख लीजिए। इसका राउंड सीड का अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार हो गया, मीन्स वेरिएंट तैयार हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा, ये जो पोर्शन है तो कुछ न्यूक्लियोटाइड कोड कर रहा होगा, और वही जो न्यूक्लियोटाइड कोड करता है डीएनए का वो फंक्शनल सेगमेंट, वही तो जीन कहलाता है।
और उसमें अगर किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए तो फिर उसका अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार हो जाएगा, और जब अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। तो लोकस आपका जो है वो सेम होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। एलील होने के लिए कुछ और भी मैंडेटरी कंडीशन है, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो इट प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। ह्यूमन की बात करें तो इन ह्यूमंस और इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, अभी जैसे मैं पी प्लांट की बात कर रही हूँ, तो जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, ईच जीन, जितने भी जीन है, ईच जीन कैरी 2 एलील्स। जो मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल टी हम क्यों पढ़ते हैं, केवल एक टी क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो ह्यूमन की बात करें और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक जीन क्या करता है, 2 एलील को कैरी करता है, और इस वजह से क्या कहते हैं, बाई एलीलिक। ठीक है, दैट इज बाई एलीलिक। और ये बाई एलीलिक क्यों है, तो 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। दीज एलील्स में बी आइडेंटिकल, हो सकता है कि ये आइडेंटिकल हो, जैसे कि आपको कैपिटल टी दिख रहा है तो इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस। हो सकता है कि डिफरेंट हो, मीन्स एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। होमो मीन्स सेम, तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो हो सकता है कि आइडेंटिकल हो तो होमोजाइगस हो जाएगा, हो सकता है डिफरेंट हो तो ये हेट्रोजाइगस होगा। तो अभी हम जीन्स और एलील का डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना आप इतनी बातों पर ध्यान दीजिए। एलील क्या करता है, तो एलील डिटरमिन्स द फिनोटाइप और ट्रेट और कैरेक्टर्स। एलील, जैसे कि आपने जीन यहाँ पर पढ़ा क्या, तो जीन डिटरमिन्स, इसीलिए मैंने बोला कि इस पॉइंट को मैं बाद में क्लियर करूँगी। जीन डिटरमिन्स द जीनोटाइप। अब जीन 2 एलील को कैरी करता है, वो एलील हो सकता है, अगर टॉल प्लांट का एग्जांपल लीजिए तो आप समझिए, ये कैपिटल टी बाई एलीलिक है, तो ये किसको शो करेगा, टॉल कैरेक्टरिस्टिक को। हो सकता है कि एक कैपिटल टी हो जाए, एक स्मॉल टी हो जाए, ये भी किसे शो करेगा, ये भी टॉल को। और हो सकता है कि एक स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये डॉर्फ कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। तो ये क्या है, ये जीनोटाइप है। ये क्या है, जीनोटाइप। जो कौन डिटरमिन करता है, जीन डिटरमिन करता है, क्योंकि जीन बाई एलीलिक होता है। ठीक है, और एलील क्या डिटरमिन करता है, एलील बताता है कि कैपिटल टी टॉल होगा। तो अब ये टॉल और ड्वार्फ ये क्या है, कैरेक्टर है, ट्रेट है, जिसे हम ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। या फिर हो सकता है, अगर इसी का दूसरे फॉर्म में, अगर इस वाले स्ट्रक्चर को आप ले लीजिए, इस लोकस की बात करें तो मे बी कैपिटल ई मीन्स राउंड सीड हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी राउंड सीड हो गया, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, और स्मॉल आर ये क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये राउंड और रिसेसिव जो कैरेक्टरिस्टिक है, सीड का शेप है, वो क्या है, वो कैरेक्टर है, मीन्स गोल होगा या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा, तो ये तो गुण हो गया ना। तो ये कौन कैरी करता है, ये आपको एलील डिटरमिन करता है। एलील डिटरमिन्स द फिनोटाइप, और ये जो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, या फिर सीड जो है राउंड होगा, या फिर रिंकल्ड होगा, या फिर ह्यूमन की एग्जांपल ले लीजिए, या फिर ड्रोसोफिला का एग्जांपल ले लीजिए। किसी ह्यूमन का ब्लैक आई होता है, किसी का ब्राउन आई होता है, तो ये सब क्या है, ब्लैक ब्राउन, ये सब ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिसे आप देख के बता सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप। तो जी फॉर जीन, जी फॉर जेनेटिक मेकअप, और जी फॉर जीनोटाइप। G3 रूल आप याद रखिएगा, जी फॉर जीन, जी फॉर जीनोटाइप एंड जी फॉर जेनेटिक मेकअप, G3 रूल याद रहेगा। और एलील क्या गवर्न करता है, अगर एक याद रहेगा तो दूसरा आपको आसानी से याद रह जाएगा। एलील डिटरमिन्स द फिनोटाइप, और ये फिनोटाइप क्या कहलाता है, ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कभी आप कंफ्यूज कीजिएगा, अगर यूपीपीएससी की बात करें या फिर किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, प्री मेंस सब जगह एग्जामिनेशन होने लगा, या फिर सेट लाइफ साइंस की बात करें, या फिर बीएससी एमएससी के भी अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि प्री में क्वेश्चन आ जाए कहीं भी, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन जहाँ होते हैं, कि जीन क्या गवर्न करता है, जीनोटाइप या फिनोटाइप। एलील क्या गवर्न करता है, तो एलील क्या डिटरमिन करता है, फिनोटाइप।
जीन क्या डिटरमिन करता है? जीनोटाइप, जी फॉर जीनोटाइप, एंड ए फॉर एलील एंड पी फॉर फिनोटाइप। अगर एक आपको याद रहेगा बच्चों तो दूसरा अल्टरनेटिव तो आसानी से याद रह जाएगा। तो एलील डिटरमिन्स द फिनोटाइप, ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 एलील्स पर जीन, अब जितना भी जीन है ये, तो 2 एलील आप देख रहे हैं जो कि बाइलेलिक है, टी आर आर, तो 2 एलील्स पर जीन होते हैं। एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस ड्यू टू म्यूटेशन। यही वेरिएशन जो है, ये जो वेरिएशन हुआ है AGCT के जगह AGGT हो गया है, ये क्या है? यहाँ पर क्या हुआ है? म्यूटेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? म्यूटेशन हुआ है। अब आप बच्चों, हो सकता है कि आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी जगे, पॉसिबल है कि ये भी टॉल को अगर कैपिटल T से शो करें इसको, और इसको भी अगर यहाँ भी अगर कैपिटल T ही हो गया, तो आप कहेंगे कि मैम किसी तरह का वेरिएशन तो देखा नहीं जा रहा है, दोनों कैपिटल T है। आप बोल रही हैं कि बाई एलिलिक होता है और एक जीन 2 एलील को कैरी करता है, तो फिर आप कैसे एलील बोल सकते हैं? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि वहाँ पर साइलेंट म्यूटेशन हो। मीन्स वेरिएशन तो आपको देखने को मिलेगा, बट वो म्यूटेशन कैसा है? साइलेंट है, जो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा है। अब समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया? तो एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस ड्यू टू म्यूटेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल ट्रेट। एक सिंगल ट्रेट मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक में, मीन्स हाइट ऑफ द प्लांट एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, शेप ऑफ द सीड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो अब हाइट ऑफ द प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। अगर सीड के शेप का बात करें तो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। तो यही बोल रहा है कि एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस ड्यू टू म्यूटेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल ट्रेट, जैसे कि टॉल वर्सेस ड्वार्फ, राउंड वर्सेस रिंकल्ड। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? अब एलील होने के लिए कुछ मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, मैंडेटरी कंडीशन क्या है? तो ये क्रोमोसोम नंबर 7 बिफोर एप्लीकेशन वाला है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 7 बिफोर एप्लीकेशन वाला है। इन दोनों का, दोनों क्रोमोसोम अपना अपना एक रेप्लिका कॉपी बनाता है, और ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, ये इस सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। अब ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? मीन्स एक क्रोमोसोम नंबर 7 का एक क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम नंबर 7 का दूसरा क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पर जो कि मैंने शो किया है, एक जो है कैपिटल T ये वाला जीन है और ये है स्मॉल t। अब ये कैपिटल T मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइल्ड टाइप माना जाता है और ये स्मॉल t म्यूटेंट फॉर्म माना जाता है। तभी तो आप कैपिटल T और स्मॉल t मिलके आपको एलील बोला जाता है। अब ये जो नीचे 2-3 वर्ड्स लिखे हुए की वर्ड्स, जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंडेटरी कंडीशन टू बिकम एन एलील। एलील होने के लिए कुछ मैंडेटरी कंडीशन है। क्या क्या? एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ये अल्टरनेटिव फॉर्म आपको शो हो रहा है, कैपिटल T का स्मॉल t क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ही तो है। तो एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, एराइज एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। ये कैसे एराइज हो सकता है? तो म्यूटेशन के थ्रू एराइज होते हैं। ऑन सेम लोकस, अब लोकस यहाँ कैपिटल T है तो ये लोकस क्रोमोसोम नंबर 7 का सेम होना चाहिए। वेयर जीन प्रेजेंट ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्या क्या यहाँ पर कंडीशन मैंडेटरी है? कि लोकस सेम होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए, तब जाके आप कहेंगे कि ये एलील है। ठीक है बच्चों, मैं बहुत स्मूथ वे में, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे अब विश्वास है कि आपको 100% क्लियर हो गया होगा जीन और एलील का डिफरेंसेस, और एलील होने के लिए क्या क्या मैंडेटरी कंडीशन है। तो अब इससे पहले मैंने आपको क्यों सिस्टर क्रोमेटिड पढ़ाया था, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पढ़ाया था, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ाया था, या फिर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ाया था, उसका इंपॉर्टेंस पता चल गया बच्चों। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 7 है इसका हाफ पोर्शन है और इस क्रोमोसोम नंबर 7 का ये हाफ पोर्शन है। इसका सेंट्रोमियर अलग है, इसका सेंट्रोमियर अलग है, तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। बट दोनों क्या है? क्रोमोसोम नंबर 7 ही है, तो क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे।
और लोकस देखिए कैपिटल टी यहाँ है और स्मॉल टी यहाँ पर है, दोनों का लोकस सेम है। लोकस सेम होना चाहिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए और होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए, तब हम कहेंगे क्या है, एलील है। ठीक है, तभी तो एक जीन जो है वो बाय एलीलिक होता है, मीन्स 2 एलील को कैरी करता है। जैसे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, हो सकता है कि ये कैपिटल टी और ये भी क्या है, कैपिटल टी ही हो। ठीक है, हो सकता है, बट ये जो कैपिटल टी है यहाँ और ये कैपिटल टी यहाँ, तो ये दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे होना चाहिए, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड पे, अब देखिए ये वाला एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम कैपिटल टी लिख देंगे और यहाँ पर कैपिटल टी, तो क्या ये एलील कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ये एलील नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इन ह्यूमंस और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ईच जीन कैरी 2 एलील्स, दैट इज़ 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। अगर ये दोनों टी तो ये सेंट्रोमियर सेम है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये तो एक ही पेरेंट का रेप्लिका कॉपी बना है ना, एक ही पेरेंट का है क्रोमोसोम नंबर 7 का। तो दोनों पेरेंट से आने के लिए एलील, 2 एलील, एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी होने के लिए, या फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी होने के लिए, या फिर एक स्मॉल टी और दूसरा स्मॉल टी होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए। मीन्स एक मदर साइड से आना चाहिए और एक फादर साइड से आना चाहिए। अब क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो जीन और एलील अक्सर आप सुनते थे, बट उसे क्लियर होना भी ज़रूर है। बहुत बच्चों का क्लियर भी होगा, और जिन बच्चों का क्लियर नहीं है, चूँकि मैं बहुत बेसिक से लेके आपको चलती हूँ, मेरे चैनल का नाम ही है साई बेसिक्स, तो मैं बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि एक छोटा से छोटा पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। मीन्स मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है, मेंडेलियंस लॉज के नाम से भी जाना जाता है। जो भी है वो अब एक्चुअली में हमारा जेनेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।